गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल साइंस इजी है में। मैं हूं विनय और हम पढ़ रहे थे भाई क्लास 12th का एक बहुत ही शानदार टॉपिक और उसका नाम था आवेश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ए चार्ज। इसमें हमने आवेश की बेसिक नॉलेज के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने आवेश का एक सबसे अच्छा गुण जो एक नंबर पे हमने पढ़ा था आवेशों की योज्यता, वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके थे। कुछ तकनीकी समस्या के कारण बाकी के जो 3 गुण थे वो हम उस वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाए थे, तो आज हम बाकी के 3 गुणों का एक साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने पहला गुण पढ़ा था आवेशों की योज्यता, तो आज हम पढ़ेंगे दूसरा गुण यानी चार्ज की जो प्रॉपर्टी है उसका दूसरा गुणधर्म। कौन सा है भाई? बिल्कुल सही, दूसरा गुणधर्म है आवेशों की निश्चरता। दूसरा गुणधर्म कौन सा है भाई? आवेशों की निश्चरता। और इसी गुणधर्म को एक इंग्लिश में अगर बात करें तो आप कह सकते हो इनवेरिएंस। यानी इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। तो क्या होता है इनवेरिएंस? इसकी मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। भाई आवेश जो होता है वो वास्तव में वेग और आवेश की गति पर निर्भर नहीं करता। यानी मान लीजिए कोई आवेश इस निर्देश तंत्र में मौजूद है, यहां पर कोई आवेश निर्देश तंत्र S में मौजूद है, ये रहा आवेश। और अगर अब इस आवेश को उठाकर दूसरे निर्देश तंत्र में ले जाया जाए, यानी आवेश अगर इस S' निर्देश तंत्र में यहां लाया गया है, तो ऐसा करने पर आवेश में उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही क्या कहलाती है? आवेश की निश्चरता कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि भाई जो आवेश है वो यानी आवेश का मान उसके वेग पर निर्भर नहीं करता। अरे भाई यहां से यहां तक आवेश गया था v वेग से, आवेश के वेग में कोई परिवर्तन, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि आवेश जो है वो कभी भी वेग पर निर्भर नहीं करता, उसका मान हमेशा फिक्स ही रहेगा। चाहे आप यहां देखें, उसे उठाकर यहां ले जाएं, तब भी उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक छोटा सा प्रश्न पूछा जाता है कि क्या विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज, क्या विशिष्ट आवेश पर वेग का प्रभाव पड़ता है? तो आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि विशिष्ट आवेश का मतलब होता है भाई Q अपॉन M, जहां पे Q तो है तुम्हारा साधारण आवेश और M है तुम्हारा द्रव्यमान। Q अपॉन M, तो यदि Q अपॉन M आपका विशिष्ट आवेश होगा तो उस पर आपके वेग का प्रभाव पड़ता है, यानी वो कभी भी निश्चर नहीं रहेगा, वो इनवेरिएंट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो तुम्हारा विशिष्ट आवेश है इसमें Q भी आता है और M भी आता है। M यहाँ पर द्रव्यमान है और द्रव्यमान परिवर्तित होता है, यानी द्रव्यमान में वेग के साथ परिवर्तन होगा। अगर Q में परिवर्तन नहीं भी हुआ तो भी M का परिवर्तन इसमें क्या कर देगा भाई? परिवर्तन कर देगा। यही कारण है कि विशिष्ट आवेश तो निश्चर नहीं होगा लेकिन साधारण आवेश निश्चर होगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरा गुणधर्म। क्या नाम था भाई इसका? आवेशों की निश्चरता। नंबर 3, तीसरा आपका गुणधर्म, आवेश का गुणधर्म, आपका नहीं आवेश का, बड़ा ही आसान है भाई और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। सुनिए, उसका नाम है आवेशों का क्वांटीकरण। क्या नाम है भाई? आवेशों का क्वांटीकरण। इसको इंग्लिश में आप कहते हो क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन ऑफ ए चार्ज। यानी आवेश जो है
वो एक क्वांटीकृत राशि है, उसका क्वांटिजेशन किया जा सकता है। क्वांटिजेशन मतलब सुनो भाई, मान लीजिए आप एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण कर रहे हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश स्थानांतरित किया जा रहा है, तो क्या कभी ऐसा होगा कि आवेश 1/2 इसमें चला जाए, 3/2 इसमें चला जाए? क्या कभी ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आवेश की जगह पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो यहां से यहां जाएंगे भाई इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 4.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, 5/2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, ऐसा नहीं कह सकते। 2.5 इलेक्ट्रॉन गए हैं, नहीं। इलेक्ट्रॉन जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंफिनिटी तक, लेकिन हमेशा इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या में ही जाएंगे। तो इसका मतलब आवेश भी हमेशा क्या रहने वाला है? पूर्ण गुणज रहने वाला है। ठीक है भाई, तो यही होता है आवेश का क्वांटिजेशन, यानी किसी भी वस्तु में कुल आवेश, टोटल आवेश क्यों, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी n लगा दिया। नहीं समझे? सुनो भाई, ये तो हो गया टोटल चार्ज, किसी वस्तु का टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना है? क्यों है? n का मतलब है पूर्ण संख्या, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, आगे कितना भी ले सकते हैं। और e का मतलब होता है भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश। कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश भाई? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। यानी मान लीजिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश को कितने से गुणा कर दो भाई? 2 से गुणा कर दो। अगर मान लीजिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में 6 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा सकते हैं ना 6, तो क्या 6.5 जा सकते हैं? नहीं सर, 6 तो जा सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन को इससे गुणा कर दो, इसे। ई क्या होता है सर? 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? क्या? बिल्कुल सही, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो आप जितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश चाहिए उससे गुणा कर दें, तो आपको क्या मिल जाएगा? कुल आवेश मिल जाएगा। यही होता है तुम्हारे आवेश का क्वांटीकरण, यानी आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, यानी मूल आवेश जो ये रहा 1.6 × 10 की पावर -19 को केवल आप पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन है उससे गुणा कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई? आपको मिल जाएगा टोटल चार्ज। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो आपको एक बात पता चली कि भाई एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हुआ भाई? 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न यही पूछा जाता है कि आपको बताना है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी आपसे प्रश्न को उल्टा करके पूछा गया है, अपोजिट करके पूछा गया है कि 1 कूलाम अगर आवेश है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बताएं। अब क्या करें? अरे भाई बड़ा आसान है। अगर आपके एक पेन की कीमत इतनी है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया एक पेन की कीमत है भाई 15 रुपए। कितनी है? एक पेन की कीमत 15 रुपए है, तो आपसे कहता है बताइए 1 रुपए में कितने पेन आएंगे। क्या नहीं आया समझ? क्या करेंगे आप इस समय? कुछ नहीं सर, हम 1 में 15 का भाग दे देंगे, तो आपके पास आ जाएंगे पेन की संख्या। ठीक है, आपका अगर एक पेन 15 रुपए का आता है तो 1 रुपए में कितने पेन आएंगे भाई?
1/15 आप कर देते हैं। यहां भी आप यही कर सकते हैं। आपको चाहिए 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप कर दें 1/1/1.6 गुणा 10 की पावर -19। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आपके इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाएगी। आप इसे सोल्व करेंगे तो उत्तर लगभग 6.25 इंटू 10 की पावर 18 है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। पहले तो कूलाम था, इस बार क्या आया भाई, इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन तो इतने, और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। एग्जाम में कई बार सीधा ही प्रश्न पूछ लेगा, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है। आप जल्दी से इसको क्लिक करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई। ध्यान रखिएगा, आवेश तो ये और आपका इलेक्ट्रॉन ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला हमारा गुणधर्म, और वो है नंबर 4, आवेशों का संरक्षण। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण गुणधर्म है। किसके लिए भाई, आवेश के लिए, और ये इसका अंतिम गुणधर्म है। एक हमने पहले पढ़ लिया, 3 आज पढ़ लिए। आवेशों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ ए चार्ज। तो भाई जो हमारा चार्ज होता है वो वास्तव में कंजर्वेटिव होता है। कहने का मतलब, संरक्षण का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसे ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उसे प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसका उत्पन्न किया जा सकता है। केवल यहां से यहां भेजा जा सकता है, यहां से यहां भेजा जा सकता है। जैसे मान लीजिए, जब हमने एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ा था, फ्रिक्शन करवाया था, नहीं देखा वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए। जब हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ा था, तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन कहां चले गए थे भाई, रेशम के कपड़े के ऊपर। कितने इलेक्ट्रॉन गए थे बताइए। शुरू में दोनों में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्टिव नहीं था। जब एक्टिव हुआ तो इसमें मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन इधर गए, तो 5 में क्या आ जाएगा, प्लस धनावेश। और यहां से 5 इलेक्ट्रॉन इसमें गए हैं, तो इस पर आ जाएगा 5 माइनस का। दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 0, यानी घर्षण से पहले भी 0, घर्षण के बाद भी 0। तो इसका मतलब आवेशों का संरक्षण हो गया। आवेश को ना तो हम प्राप्त कर पाए, ना ही हम नष्ट कर पाए। आवेश को बस यहां से यहां तक भेजा जा सकता है। यही क्या कहलाता है तुम्हारा, आवेश का संरक्षण कहलाता है, जब कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज कहलाता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। आप जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है पॉजिट्रॉन, ई के ऊपर प्लस लगा दिया तो पॉजिट्रॉन, माइनस लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन। जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है, तो भाई तुम्हारे पास बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग निकलती है। लेकिन वो तरंग इलेक्ट्रॉन से रहित होती है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। यानी मान लीजिए जो तरंग निकली है, उस तरंग पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 0, आवेश 0। तो पहले भी आवेश प्लस और माइनस कितना था, 0 ही तो था। दोनों को जोड़ दिया तो 0 ही तो आएगा। यानी आवेश इसमें भी क्या रहता है भाई, संरक्षित रहता है। तो आपने 4 आज पूरे के पूरे आवेशों की प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। पहली प्रॉपर्टी एडिटिव प्रॉपर्टी, आवेश एडिटिव रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी आवेश क्वांटिजेशन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी आवेश का अभी जो पढ़ा था, आवेश इनवेरिएंट रहता है। और चौथा हमने पढ़ा कंजर्वेटिव, आवेश कंजर्वेटिव रहता है। ठीक है, तो इस तरह हमने आज आवेशों के समस्त गुणों का अध्ययन कर लिया। ठीक है भाई, चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बड़ा ही आसान। देख पा रहे हैं ये प्रश्न है, 250 ग्राम जल में धनावेश एवं अथवा ऋणावेश की मात्रा ज्ञात करें। यानी ये कोई जल है, इसकी मात्रा आपको 250 ग्राम दे रखी है। इसमें आपको बताना है कि पॉजिटिव चार्ज
और या फिर नेगेटिव चार्ज कितना कूलाम है। ठीक है, आपको यही बताना है। तो देखिए इस प्रश्न को करने का तरीका। सबसे पहले हमें इसमें उपस्थित अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। अणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं भाई? अणुओं की संख्या निकालने का तरीका होता है कि आप इसके मोलों की संख्या निकालें और उसको गुणा कर दे आवोगाद्रो संख्या से। आवोगाद्रो संख्या 6.023 गुणा 10⁻23। तो आपको क्या मिल जाएंगे भाई? अणुओं की संख्या मिल जाएगी कि इस जल में कुल कितने अणु हैं। अब सर मोल कैसे निकालें? तो देखो भाई, हम निकाल रहे हैं अणु। अणुओं की संख्या निकालने का तरीका है मोल, और मोल तरीका होता है ग्राम में मात्रा यानी 250 ग्राम बटे इसका अणुभार, इसका मोलिक्यूलर वेट कितना होता है भाई? जल का मोलिक्यूलर वेट नहीं पता? चलो यहां लिख देता हूं मैं, जल का मोलिक्यूलर वेट। भाई जल का मोलिक्यूलर वेट इसमें कौन कौन होता है? H2O। H का कितना होता है द्रव्यमान? 2 H है तो 2, 1 H का 1। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कितना हो गया भाई? 1 ऑक्सीजन का 16। तो कुल द्रव्यमान हो गया भाई तुम्हारा 18। अणुभार कितना हो गया? 18। तो ग्राम में मात्रा 250, अणुभार 18, ये तो पूरा क्या बन गया? मोल। और मोल को मल्टीप्लाई करना है 6.023 गुणा 10⁻23 से। तो ये पूरा क्या आ गया? तुम्हारे अणुओं की संख्या आ गई। अब क्या करेंगे सर? चलो भाई अब निकालेंगे आवेश। भाई आवेश निकालना है। ये तो अणुओं की संख्या आई है, लेकिन इसमें कुल कितने परमाणु नजर आ रहे हैं आपको? इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नजर आ रहे हैं? तो देखिए इसमें 2 तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास है। कैसे पता? अरे भाई इसका परमाणु क्रमांक 1, तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 8, तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन आपके पास हैं और 10 इलेक्ट्रॉन में कुल आवेश कितना होगा? बिल्कुल सही, 10 इलेक्ट्रॉन में कुल आवेश होगा 10 गुणा E, Ne। अभी तो क्वांटिजेशन में पढ़ा था Ne, N तो 10 है और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते ही हैं। तो मैं अगर 10E यानी कुल आवेश के साथ अणुओं की संख्या का गुणा कर दूं तो मेरा पूरे के पूरे जल में क्या आ जाएगा भाई? धनावेश अथवा ऋणावेश आ जाएगा। यानी कि कुल आवेश निकालने का तरीका होगा 250 गुणा 18 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23 गुणा, इसी के साथ गुणा है भाई ये, गुणा कितने इलेक्ट्रॉन भाई? 10। और इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? 1.6 गुणा 10⁻−19। पूरे को सोल्व करेंगे तो उत्तर किस में आएगा? कूलाम में उत्तर आएगा। और आप इसको सोल्व करना आराम से बैठ के, और आप देखेंगे कि क्या उत्तर आया है। मैं आपको इसका उत्तर नहीं बता रहा, आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसको सोल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कि इसका क्या उत्तर आपके पास आया है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा आवेश की प्रॉपर्टीज के बारे में। आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।